Hello guys, welcome to my channel once again. Today we will discuss a very new topic for class 9, that is irrational number. तो यहाँ लिखते हैं irrational number. मुझे लग रहा है कि बहुत बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ चुके होंगे कि इरेशनल क्या हो, क्योंकि रेशनल हम लोगों ने पढ़ लिया और उसी में इरेशनल आई लगा दिया है। तो हम लोग जनरली क्या माइंड जो है सेंस का होता है कि जो रेशनल ना हो उसे हम इरेशनल करें। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो नंबर रेशनल नहीं होता है उसी को ही हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इरेशनल नंबर में बहुत सारे माइथ्स हैं और बहुत सारे सुपरस्टिशंस है कि इरेशनल नंबर आखिर आया तो इसका एग्जिस्टेंस किस तरह आया और इनकी खोज किसने की, आखिर इरेशनल नंबर आया तो आया कैसे। तो मैं बता दूं इसके जानकारी के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो क्रेडिट दिया जाता है, इरेशनल नंबर के डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है वो पाइथागोरस को दिया जाता है। पाइथागोरस ग्रीस के रहने वाले एक फिलोसोफर और ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही ये प्रूफ किया था, ये शो किया था कि इरेशनल नंबर भी होता है जो कि रेशनल नंबर से अलग है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने कुछ नंबर्स दिए जो कि इरेशनल नंबर है, जैसे कि पाई हो गया। पाई को दो बड़े मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन ने, लैम्बर्ट और लीजेंड्रे, इन दोनों ने प्रूव किया कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, जो अबाउट 1700 ईस्वी में किया था शायद। और भी बहुत सारे उसके बाद आया एक √2 को फाइनली प्रूफ किया गया इरेशनल, वो पाइथागोरस के द्वारा ही लाया गया था कि इरेशनल नंबर √2, लेकिन फाइनली प्रूफ किया गया हिप्पेकस ऑफ क्रोटोन के द्वारा। जनरली हमारे एनसीईआरटी बुक में हिप्पेकस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हिपेसस होता है नाम उसका स्पेलिंग होता है HIPPASUS, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है HIPPACUS। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये सब सिलेबस में है नहीं। मैं ये आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ, केवल जान ले कि इरेशनल नंबर आया कैसे, इसकी खोज किसने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट जाता है सारा पाइथागोरस, तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं, बस ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर आखिर कौन कौन से होते हैं। पहले हम डिफाइन कर लें इसे कि इरेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन हो सकता है। तो एनी नंबर which can't be written in the form of p/q, where, ये तो आप सभी को जानते हैं, रेशनल नंबर से ही मिलता है, where p and q are integers and q should not be equal to 0। मतलब p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गया, लेकिन ये एनी नंबर विच कैंट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, रेशनल नंबर में तो पढ़ा था p/q के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है। जो भी नंबर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन सभी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 0.001, 0001, 00001 और भी बहुत सारा इसमें आ सकता है। ये जो है नॉन ग्रीनडेड है, ये बहुत अंत तक जाएगा। इसके बाद से पाई, √2, √3, √5 एक्सेट्रा, इन सभी की वैल्यूज जो है पूरी तरह से नहीं दिखाई गई। जैसे √2 की वैल्यू अबाउट 1.414 मानी जाती है, लेकिन वो पूरी वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है उसकी, तो इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी जान गए और डेफिनेशन भी हो गया। आप लोग चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ।
एक चीज़ और बता दूँ कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि दो रेशनल नंबर या फिर दो नंबर्स दिए गए हैं, उन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर दिए हैं। कुछ बच्चे के मन में चल रहा होगा कि क्या 5 और 6 ही रेशनल नंबर्स हो सकते हैं इन दोनों के बीच में? नहीं, दो गिवन नंबर या दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसकी कोई अंत नहीं है। जो दो नंबर दिए गए थे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स आते हैं इन बिटवीन 3 एंड 4, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर हो सकते हैं। वैसे ही इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर हो सकते हैं दो इरेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल के बीच में। गॉट इट? तो ये एक पॉइंट था मुझे बताना था। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट बोलता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एवरी, छोड़िए ये हटाइए, ये बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि रेशनल, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, रेशनल प्लस इरेशनल, इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ सेंटेंस में, आप लोग समझ जाइएगा। रेशनल और इरेशनल, इन दोनों को मिलाकर इनके जो कलेक्शन होते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में एक और पार्ट जुट गया जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या किसे कहते हैं? तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन, बस ये रियल नंबर हो गया। रेशनल में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, इरेशनल में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक रियल नंबर बन जाएगा। इसी में एक पॉइंट दिया गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, या फिर सो भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट्स a unique रियल नंबर। और एक और पॉइंट दिया है, एंड एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट्स ए यूनिक पॉइंट, ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। दोनों का मीनिंग सेम है, बहुत लोगों को लगेगा नो दोनों का मीनिंग सेम है, नंबर को एनो डॉट लिखा हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि इन दोनों का मीनिंग सेम है। जी हाँ, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, मतलब कि एक रियल नंबर लाइन ले लें तो उन पर प्रत्येक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को दर्शाता है, और एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और कोई भी रियल नंबर उस पर दिया गया है तो वो एक यूनिक पॉइंट को दर्शाता है। दैट क्लियर? इसकी भी कोई मतलब ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ एक पॉइंट था जो मैं लिखवा दिया। ये इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये सभी कोई जानते हैं कि रियल नंबर लाइन पर कोई भी एक पॉइंट पर कोई ना कोई रियल नंबर होगा ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल को ऐड कर रियल नंबर बनते हैं, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं आएगा। रेशनल में बहुत सारे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर आएगा ही आएगा, और इरेशनल एक बच गया था जो आज बता दिया, वो भी दोनों मिलकर रियल नंबर बना दिया। दोनों को मिलकर रियल नंबर बना दिया, और क्या नंबर बच गया? और तो कोई नंबर नहीं बचा। तो फिर नंबर लाइन पर कोई भी एक यूनिक पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को दर्शाता है। दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हमें दिया हुआ है, कई लोग का सोच रहे होंगे, लोग जो लोग पहले से पढ़ कर आए हैं, जैसे आर.डी. शर्मा में भी शायद क्वेश्चन देता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ डेट √2 इज इरेशनल। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि √2 को इरेशनल प्रूफ करने का जो सिलेबस है वो 10th क्लास का सिलेबस है। ये 9th क्लास में आपको प्रूफ नहीं करना है कि √2 इरेशनल है। हाँ, आर.डी. शर्मा में दे चुका है, लेकिन आर.डी. शर्मा के सिलेबस से हमें नहीं चलना।
वो एक एक्स्ट्रा दे दिया है। तो √2 इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ जो है 10th क्लास में मिलेगा। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इसे 10th क्लास में पढ़ना है इसका प्रूफ, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इरेशनल नंबर। जैसे फटाफट एक एग्जांपल ले लें कि √2 को दर्शाइए इरेशनल क्या कहते हैं नंबर लाइन, तो हम कैसे दर्शाएंगे। पहली बात कि हम लोग एक नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में हम लोग 0 लेते हैं, उसके लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं ना, -1 -2 -3। उसके राइट साइड में हम लोग प्लस वाला लेते हैं नंबर, ठीक है। अब अपना एक स्केल लीजिएगा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होते हैं स्केल, और आपको एकदम एग्जैक्ट स्केल का से मेजर करके 1 सेंटीमीटर के यहाँ एक बेस खींच देना है। बेस मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और ये 0 और 1 के बीच में जो गैप होगा 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और इसके जो परपेंडिकुलर है इसका भी आप लोग मेजर करके एक लाइन खींचेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के रूलर से, या फिर आप कंपास का भी यूज कर सकते हैं। अब इससे ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए, और ये जो है ये हाइपोटेनस बन गया। अब आप कंपास लेंगे, कंपास को आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम को मैं पीटी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम मतलब प्लस के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, हमें हाइपोटेनस पता करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, ये अंडर रूट हो गया क्योंकि ये स्क्वायर इधर चला गया, 1 का स्क्वायर, बेस 1 उसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हमारा निकल गया √2 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये √2 आ गया। अब आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर का जो टिप पॉइंट है जो कि निकला हुआ रहता है नुकीला, वो टिप पॉइंट उसे कहते हैं। उस टिप पॉइंट को हम 0 पर रखेंगे, और जो पेंसिल लगा हुआ है पेंसिल के टिप पॉइंट को हम लोग 1 के एंड पर रखेंगे। ये जो 1 लेंथ का जो मेजर किया हुआ है वहाँ के एंड पर रखेंगे, अब √2 के एंड पर, √2 का जो लेंथ है उसके एंड पर रखेंगे, और 0 के सेंटर पर रखेंगे। यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो आर्क ड्रॉ होगा और जहाँ कटेगा वहीं √2 का वैल्यू रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। इसे आप कोई नंबर कोई कैपिटल लेटर से डिनोट कर दीजिए, जैसे P। तो यहाँ है P डिनोट √2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, ऐसे ही √3 का, √5 का। लेकिन √3 और √5 में एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि √2 में आप लोग 1 लिए हैं, तो √5 में कहीं आप लोग 1 ही नहीं ले लेंगे बेस, नहीं 1 नहीं लेना है उस टाइम पे। हम उस चीज़ को बेस लेंगे, जैसे कि √2 है, तो √2 का वैल्यू हम ये तो जानते हैं कि 1 से अधिक होता है, इतना तो पता है कि √2 का वैल्यू 1.414 अबाउट पता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो √2 का वैल्यू 1 से तो अधिक होगा पक्का, और 2 से कम होगा, कि √4 का वैल्यू 2 होता है और √1 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 और 2 के बीच में √2 आता है, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो जो छोटा होता है छोटा 1 है, 2 ये है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो जो सबसे छोटा है मतलब 1 वो बेस में लेंगे। अब इसके बाद जैसे कि √5 को दर्शाना है, तो √5
√4 और रूट जिसका निकल जाए 16 नहीं 9, √4 और √9 के बीच में आएगा। इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा। तो इसमें छोटा कौन 2, इसलिए हम लोग बेस इसका 2 लेंगे। वैसे चिंता करने की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में √3 √5 जो भी हो उसको मैं सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तब तक के लिए जो मैंने बताया है इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, वो क्वेश्चंस ट्राई करें। शायद एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन दिया हो या फिर साइड बुक्स वगैरह में, उन बुक्स को उठाया और उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए